पिछले 2.5 महीनों से हमारे मुल्क में लॉकडाउन का सिलसिला शुरू है और उसमें मालेगांव भी शामिल है। उस दरमियान मालेगांव शहर के हालात बुरे और अच्छे दोनों तरह के हुए। जनता दल सेकुलर और महागठबंधन के सरपरस्त मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के साथ हम मुसलसल कोरोना बीमारी के खिलाफ जो भी हिकमत अमली या जो भी काम काज किए जा सकते थे हमने पूरी ईमानदारी से किए। साथी निहाल अहमद रिलीफ कमेटी बना के हमें लगा कि शहर गरीब मजदूरों का है, यहाँ पर खाने की भी तकलीफ़ होंगी, तो हमसे जो भी बन सका हमने उस तरीके से रिलीफ का इंतज़ाम किया। और मेडिकल लाइन से भी जितनी कोशिश हमें करनी चाहिए थी, हम ये मानते हैं कि हमने उतनी कोशिश की है। इस शहर में हालात एक वक्त इतने ज़्यादा शहर के ख़राब हो गए थे कि एक दहशत का माहौल बना हुआ था। उस दहशत के माहौल में भी हम हमारे घरों से निकले और हॉस्पिटल और मरीज़ों तक हम पहुँचे। कहीं ना कहीं जितनी कोशिश कर सकते थे उतनी कोशिश किए। इसी दौरान हालात नॉर्मल होने लगे। मालेगांव शहर में टेंट लगाने की बातचीत शुरू हुई, टेंट लगाने का काम भी शुरू हो गया। मगर जो कब्रिस्तान की रिपोर्ट 11 मई से जो 20 अप्रैल से 10 मई तक जो कब्रिस्तान की रिपोर्ट थी, वो रोज़ाना 43, 45 यहाँ तक के 50 का आंकड़ा भी छू लिया था मौत का। मगर 11 मई से वो सिलसिला कम हुआ और 21 मई से तो बिल्कुल नॉर्मल हालात आ गए। और आज ईद बाद से अभी तक कब्रिस्तान, आयशा नगर कब्रिस्तान और बड़ा कब्रिस्तान 2 डिजिट में मैयत नहीं हुई। ये इस शहर पे अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म हुआ। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं टेंट की मुखालफत ज़बरदस्त तरीके से किए कि इस शहर में उसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये बोलने लगे हमको कि यार ये कारपोरेशन का पैसा नहीं है, इसलिए उसको लगाने दिया जाए। इसी लफ्ज़ पे, ये जुमला कमिश्नर का भी था मालेगांव महानगर पालिका के, इसी लफ्ज़ पे हमको लगा कि इसमें बड़ा करप्शन होने वाला है कि वो ये नहीं बोले। और कांग्रेस पार्टी भी ये बोली शुरू में कि टेंट जो है वो कारपोरेशन के पैसे से नहीं लगाया जाएगा। मेयर, कांग्रेस पार्टी के कारपोरेटर रिलायबल ग्राउंड पर गए, वहाँ पर उनका दौरा करवाया गया और बड़ी ही ताकत और बड़े जोम में बोला गया कि यार हम यहाँ पे टेंट लगवा रहे हैं और ये शहर की भलाई के लिए है, जबकि ग्राउंड लेवल पे उनका काम काज नहीं था। इसलिए उनको समझा ही नहीं कि आगे के हालात क्या बनने वाले हैं। और नीयत कहीं ना कहीं उसमें खाने कमाने की थी। उसके बाद जब शहर में एक माहौल बनने लगा तो बाद में उन्होंने भी उसकी मुखालफत शुरू कर दी। मगर ये बात बोलना कि पैसा कारपोरेशन का नहीं है, ये शेख रशीद साहब का भी जुमला था, ये कमिश्नर का भी जुमला था। और ये जुमला ही ये साबित करता था कि इसमें बड़ी बदउनवानी होने वाली है। पैसा स्टेट गवर्नमेंट का हो, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, वो पैसा किसी भी मद में हो, पैसा अवामी है। वो अगर बिला वजह खर्च हो रहा है तो ये शहर के लिए अच्छा नहीं है, ना शहर से इसका मैसेज अच्छा गया होता। मगर हमने इतनी शिद्दत से मुखालफत की कि उसका काम रोक दिया गया और कहीं ना कहीं अब वो काम नहीं होगा, ऐसे हालात बन गए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि उस बात को लेकर शहर में कई लीडरान के, सेंट्रल के भी और आउटर के भी पेट में मरोड़ हुआ कि मुस्तकीम ने वो काम क्यों रुकवाया। मेरे पास ऐसे भी लोग आए, मैं आज तक कई कमिश्नर को देखा, कभी कोई ठेकेदार आकर ये नहीं बोला कि यार तुम कमिश्नर से चल के बात कर लो। मेरे पास एक ठेकेदार आया, वो बोला कि यार कमिश्नर से चल के बात कर लो। इतना कमर्शियल कमिश्नर मैं पहली बार देख रहा हूँ मालेगांव में, जो बिल्कुल कमर्शियल है, बिल्कुल ठेकेदारों के साथ रहने वाला है। गया तो वहाँ मुझे 3 बार ठेकेदार लोग मिले, आउटर के भी और सेंट्रल के भी। अब वो किस तरह से शहर की भलाई करना चाहते ये हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर वो शहर की भलाई उनकी नीयत होती कमिश्नर की, तो हमने कई मरतबा बोला कि यार सरकारी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करो। अगर आज मरीज़ नहीं भी है वो बनेगा तो ये बाद में महामारी के बाद काम आएगा। और कहीं ना कहीं ये शहर की आवाज़ थी, मगर इस पर भी तवज्जो नहीं दी गई। अब जो है कहीं जाकर वाडिया हॉस्पिटल शुरू हुआ, उस पर भी मेरी कल कमिश्नर से बातचीत हुई तो बोले कि अभी शुरू कर दिए, मगर वहाँ कोई काम नहीं कर रहे। जबकि अगर वो शहर की भलाई का सोचते या बरसरे इक़्तिदार शहर की भलाई का सोचता तो वहाँ कोविड के नाम से ही भले ऑक्सीजन, एक्सरे और जो जो नई चीज़ें वो इधर उधर लगा रहे हैं, वो सब वहाँ पे इस्तेमाल में लेकर आ गए होते कि बाद में वो शहर को काम आएगा। हमने सहारा हॉस्पिटल बुलंद इकबाल हेल्थ कमेटी के नाम से हमने मांगा
उसकी उस वक्त राजेश टोपे साहब के सामने शेख रशीद साहब मुखालफत किए कि यार हॉस्पिटल इनको नहीं देना, ये खुद हॉस्पिटल बना ले। उस वक्त भी मैंने उनको वहाँ यही बोला कि यार तुम भी एक हॉस्पिटल ले लो गोद। आज हालात इतने ख़तरनाक थे कि उस वक्त हमको जो सही लगा वो हम किए, मगर सहारा हॉस्पिटल हमको नहीं दिया गया, जबकि उसका सारा खर्च, डॉक्टर की टीम का डाटा तक हमने कमिश्नर और कापाणी साहब को दिया हुआ था कि ये हमारा डॉक्टर का शेड्यूल है और पूरा खर्च हम करने वाले। हमने पूना में पीपीई किट और दूसरे जो भी मेडिसिन और इक्विपमेंट है उसकी बातचीत कर ली थी, मगर उसके बाद भी हमको हॉस्पिटल इसलिए नहीं दिया गया कि आज ऐसा बोला जाता है कि अगर वो हॉस्पिटल तुम चला लेते तो खर्च कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि कितना हुआ। आज अभी कल इत्तेहाद टाइम्स में छपा, मैं भी कारपोरेशन से लेकर आया कि 2 करोड़ 21 लाख रुपया अभी तक खर्च किया नहीं गया है, ये रकम दी गई है और मेरी मालूमात में अभी 2.5 से 3 करोड़ का बिल आना बाकी है। ये कोरोना के नाम पे 5 करोड़ लगभग, टेंट का भी मामला किनारे कर दिए तो 5 करोड़ के ऊपर खर्च की इनकी तैयारी हो चुकी है। सहारा हॉस्पिटल को एडवांस 24 लाख रुपया दिया गया। आज कोई मुझे ये बता दे कि सहारा हॉस्पिटल को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आज हमारे पास मंसूरा में बना हुआ सब इक्विपमेंट के साथ है, हमारे पास जीवन हॉस्पिटल बना हुआ है, हमारे पास हाई ट्रेनिंग सेंटर दिलावर हॉल बना हुआ है जहाँ पे मरीज़ नहीं है। आज मालेगांव शहर की पोजीशन ऐसी है कि फारान हॉस्पिटल में 12 मरीज़ हैं और हज कमेटी में 9 मरीज़ है, टोटल 21 मरीज़ है। कल रात की ये पोजीशन है। उसके बाद 30 बेड का सहारा हॉस्पिटल जो कि मरीज़ नहीं होने की वजह से बंद कर दिया गया, आज उसकी ऐसी पोजीशन हो गई कि उसके ऊपर वो कॉम्प्लेक्स में 200 बेड के बनाने की ज़रूरत क्या है जब तुम्हारे पास 30 बेड तुम चालू नहीं कर सकते। मेरा खुद ये मानना है कि ये बीमारी कोई ख़त्म नहीं हुई है, ये अभी जब तक इसका मुकम्मल कोई वैक्सीन या मुकम्मल इलाज नहीं आता, ये इक्का दुक्का बीमारी चलती रहेंगी। कोई ना कोई एक हॉस्पिटल शहर में चाहिए। हम इससे पहले भी ये बोले कि सिविल हॉस्पिटल को कोविड डिक्लेयर करो। आज अगर आउटर में ही मरीज़ बढ़ रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल वाहिद एक ऐसा हॉस्पिटल है जो दोनों हल्का इस्तेमाल कर सकता है। बाकी मालेगांव में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जो दोनों सेंटर और आउटर इस्तेमाल कर सके। लेकिन उसके बाद भी किसके इशारे पे आसिफ शेख इतनी चैलेंज से वो बात की मुखालफत किए और सिविल हॉस्पिटल नहीं चालू करने दिए। अब वो सारी बात सच्चाई के साथ सामने इस तरह आ रही है कि ये चाहते हैं कि सहारा हॉस्पिटल को साल भर 1.5 साल के लिए कोरोना के लिए फिक्स कर दिया जाए। और ये कांग्रेस पार्टी हर वक्त कोई ना कोई करप्शन की एक दुकान चलाती है, कभी वाटर गिरीश के नाम पे, कभी दूसरे के नाम पे। अब ऐसी महामारी के टाइम भी सहारा हॉस्पिटल कांग्रेस की एक दुकान शुरू होंगी जहाँ से हर हफ्ता उनको पैसा मिलेगा, वहाँ से बेड के नाम पे, मरीज़ के नाम पे वो पैसा लेते रहेंगे। मुझे एक बात बताओ, 4 सरकारी हॉस्पिटल होने के बाद एक सरकारी हॉस्पिटल को कोविड डिक्लेयर करके आज मरीज जब इतने नहीं है तो मामला धीरे धीरे उसी में चलना चाहिए। ये सहारा हॉस्पिटल को किराया देंगे, ये सहारा हॉस्पिटल में बेड के हिसाब से पैसा देंगे, ये सब कुछ सहारा हॉस्पिटल में करेंगे। और कांग्रेस अपनी दुकान 1-1.5 साल सहारा हॉस्पिटल के नाम से करप्शन की चलाने के चक्कर में लगी हुई है। हमारा सिर्फ हर वक्त अवामी मुफाद में काम काज। मैंने तो ये भी बोला कि यार काम कोई ऐसा करो कि अगर तुम अवामी मुफाद में कुछ कर रहे हो और 2 पैसा इस महामारी में भी कमा लेंगे तो हम बोलेंगे चलो नज़रअंदाज कर दो, मगर अवामी मुफाद ज़ीरो। और ये सिर्फ पैसा कमाने का धंधा जो शुरू हुआ है, इसकी हम सख्त मुखालफत हमेशा करते आए हैं और अभी भी करेंगे। इसी सिलसिले की एक कड़ी इस दरमियान ये हुई कि हैंडलूम ओनर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की दुकान नंबर 11 पर एक सेल्समैन नवीद आता है, वो उसमें ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पकड़ा गया। हमने उसी दिन रात में शाम में हैंडलूम ओनर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी कमलाकर सूर्यवंशी ने उसी दिन मीटिंग बुलाई कुछ जिम्मेदारों की और उसे सस्पेंड किया। और दूसरे ही दिन हमने एफडीओ में लेटर दिया कि दुकान नंबर 11 की पूरी चौकसी की जाए, उसमें जो जो लोग शामिल हैं उन पे सब पे कायदे से कार्रवाई की जाए। और हम इसको अच्छा नहीं मानते। हम दूसरे ही दिन एफडीओ को लेटर दिए, पवारवाड़ी के पीआई को लेटर दिए कि पूरी इंक्वायरी शफाफ तरीके से की जाए ताकि जो भी लोग उसमें हैं वो शामिल आए। मगर उस मुद्दे को निहाल अहमद के घराने से जोड़ना
और पूरी ताकत से इसलिए जोड़ा जा रहा कि शुरू दिन से निहाल अहमद का घराना इनके ऑक्ट्राय चोरी से, इनकी चोरियों को पकड़ते हुए ऑक्ट्राय चोरी हुई, उसके बाद कारपोरेशन में लूट मार के खिलाफ सबसे ताकत से अगर कोई घराना इनके खिलाफ बोला तो निहाल अहमद का घराना। इसलिए ये चाहते थे कि इसमें ये दब जाए और ये खामोश हो जाए। मगर सच्ची बात यह है कि जो एफडीओ को लेटर दिया गया, वो भी मैं अभी मीडिया को प्रेस नोट के साथ दिया हूँ, कि उसमें साफ लिखा हुआ है कि इन दुकानों पे फला फला सेल्समैन है, यहाँ पे कोई भी इलीगल कामकाज होता तो उसका जिम्मेदार सेल्समैन होगा, संस्था का उससे ताल्लुक़ नहीं होगा। संस्था उस पर कायदे से कार्रवाई करेंगी और जो इलीगल कामकाज होगा, कायदे से जो भी कार्रवाई होंगी वो सेल्समैन पर होंगी। ये एफडीओ में हमारा लेटर दिया हुआ था, स्टाम्प के साथ दिया हुआ है 2018 का। एफडीओ ने वो लेटर भी हमको दिया, पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में भी हमने दिया, और हमको कहीं से कोई उसमें शक शुबा नहीं है। मैं तो यहाँ तक बोला और अभी भी मीडिया में ये बोलता हूँ कि आज सबसे अच्छा तरीका इन्वेस्टिगेशन का ये है कि बेचने वाला और लेने वाला, उनका फ़ोन रिकॉर्ड। ब्लैक मार्केटिंग कभी भी फ़ोन के बगैर हो सकती है ऐसा मैं मानता ही नहीं। कहीं ना कहीं फ़ोन के कांटेक्ट आदमी के होते हैं, इन्होंने फ़ोन के कांटेक्ट देखना। और दूसरी बात, जो 3 लोग फरार हैं उसमें एक जब्बार नाम का जो आदमी है जाफर नगर का, उसकी 15 दिन की कॉल रिकॉर्डिंग देखना कि वो 15 दिन में किन किन लोगों से बात किया, किन कांग्रेसी लीडरों के रास्ते में वो था। वो अभी तक फरार है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ये नहीं बोल रहा कि वो जब्बार को गिरफ्तार करो, या जो लोग नहीं गिरफ्तार हुए उनको गिरफ्तार करो। जिनके ऊपर एफआईआर हुई है उनको गिरफ्तार करो, ये बोलने के बजाय निहाल अहमद के घर के लोगों पे एफआईआर करो, निहाल अहमद के घर के लोगों को गिरफ्तार करो। जब्बार नाम का जो आदमी है उनका कनेक्शन खुद कांग्रेस पार्टी से है। अगर 15 दिन की कॉल रिकॉर्डिंग आ जाए तो आवाम के सामने उस ब्लैक मार्केटिंग में भी साजिश किसकी है और किस तरह से की गई ये सामने आ जाएगा। और अगर कॉल रिकॉर्डिंग में हमारी भी कोई बात आती है तो हम तो उसके लिए तैयार हैं, मगर ये इंक्वायरी की बात सही ढंग से बोलना। ये बोलते हैं कि क्राइम ब्रांच से इंक्वायरी कराएं, क्राइम ब्रांच भी जिला एसपी के अंडर में चलता, पवारवाड़ी या दूसरे पुलिस स्टेशन भी जिला एसपी के अंडर में चलते। हम तो बोलते तुम सरकार में हो, सरकार में तुम्हारी पार्टी है, तुम अगर पुलिस इंक्वायरी पे भरोसा नहीं है तो तुम सीआईडी की इंक्वायरी की मांग करो यार, उस मामले में सीआईडी इंक्वायरी करे। और जब्बार नाम का जो आदमी है, क्योंकि चैंपियन चोर बुलंद इकबाल ने जब इनको कहा तो वो नटवर सिंह की एक मिसाल दे के बोलते थे कि वाजपेयी की हुकूमत थी बीजेपी की, और नटवर सिंह जो है वो कोई सरकार में अमली तौर पे नहीं थे। उसके बाद इराक में तेल के बदले गेहूं की सौदेबाजी नटवर सिंह ने की थी। ऐसे चैंपियन चोर है। और मालेगांव कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह की चैंपियन चोर है कि किसी की भी कोई बात हो, किसी का भी कुछ मामला हो, इनका हर हाल में उसके अंदर कुछ ना कुछ निकलता है। और ये राशन के मामले में भी अगर जब्बार की पूरी इंक्वायरी की गई तो कांग्रेस के लीडर उसके अंदर बातचीत में 100% मिलेंगे। और ये अभी तक जो फरार आरोपी है उनको गिरफ्तार करने के लिए क्यों दबाव नहीं बना रहे, जब इनको राशन की इतनी और मुस्तकिम डिग्निटी का तो इतना वो हो गया कि बाप बेटे दोनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने पड़ी एक ही मुद्दे पे। 4 मंत्री के फ़ोन चले डिपार्टमेंट में कि मुस्तकिम डिग्निटी पे गुना दाखिल करो। वो चेयरमैन है। मैं डिपार्टमेंट को भी ये बोला कि मैं चेयरमैन हूँ कि नहीं हूँ वो जाने दो, मेरी अगर कोई लिंक या मेरी कोई बात होती है तो जो कायदे से है वो कार्रवाई करो। तुम फ़ोन रिकॉर्ड निकालो, उससे समझ में आएगा कौन किसके राब्ते में था। और निहाल चोरी की एफआईआर नहीं हुई, कोई लूट मार की एफआईआर नहीं हुई, कोई गुंडागर्दी की एफआईआर नहीं हुई, किसी के घर पे गोली चलाने की एफआईआर नहीं हुई। हाँ, निहाल अहमद के घराने पे अगर कोई गुना दाखिल हुआ तो लोगों के कामकाज, धरना, आंदोलन, तहरीक, इसी नाम से आज तक एफआईआर दाखिल हुई। ये जो है 1997 में जकात चोरी के नाम पे 2 गुना दाखिल हुआ शेख खलील पे। ये मजिस्ट्रेट के सामने ड्राइवर का बयान है कि उसने शेख खलील का माल लाया और ये गुना उस वक्त दाखिल हुआ 2 गुना। उसके बाद 2007 में उन्हीं के खानदान के फर्द पे राकेल की कालाबाजारी का गुना दाखिल हुआ। जो खानदान शुरू से ऑक्ट्राय चोरी, राकेल चोरी, ताखा चोरी और कारपोरेशन में लूट मार करते हुए आ रहे हैं, वो निहाल अहमद के घराने पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम, जो शहर कभी माना नहीं और ना कभी मानेगा।
आज भी इनका इतना, अभी तक ये इतना दबाव बना रहे किसी भी तरीके से मुझ पर गुनाह दाखिल हो जाए, इसके लिए पूरी ताकत लगा दी गई। आज तक कोई इतने छोटे मामले में या कोई ऐसे मामले में चर्चा मंत्री के फ़ोन नहीं आए। डिपार्टमेंट की तरफ से बोला जा रहा है कि यार क्या मामला हो गया, तुम्हारा क्या है, और वो भी यही बोले यार वो तुमने टेंट की मुखालफत क्यों की है। मान लो यार वो तो हम निहाल साहब के साथ रहे, गलत के खिलाफ या हमारा कुछ भी कर ले, हम चट्टान की तरह गलत के खिलाफ और चट्टान की तरह रहेंगे, इसमें कोई हमें शक शुबा नहीं है। और मैं कांग्रेस पार्टी से भी यही बात बोलूँगा कि वो कोरोना जैसी महामारी जिसमें आज हमारे शहर के जो हालात बने, आज 1000 लोगों से ज़्यादा की मौत हो गई उस बीमारी के एतराफ़ में या दहशत में या उस बीमारी की वजह से, ऐसे हालात में कम से कम इनकी नीयत बदउनवानी और भ्रष्टाचार की नहीं होना चाहिए। इन्होंने ईमानदारी से इस वक्त काम करना चाहिए। बाकी तो ये 5 साल लूट मार करते हैं, हम बोलते हैं, मगर ये हालात ऐसे नहीं हैं जहाँ इस तरीके की लूट मार की जाए। क्या होना चाहिए, जो लेटर वहाँ दिया गया उसके ऊपर संस्थापक बोल के बुनियाद डालने वाला निहाल अहमद लिखा हुआ है, और लेटर पे, कोई भी लेटर पे जो उसकी बुनियाद डालता है उसका नाम लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। चेयरमैन का कभी नाम नहीं लिखा जाता, सिर्फ चेयरमैन का सही सिक्का लगा के दस्तखत की जाती, क्योंकि कोई भी संस्था वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, तुमने कभी मुझे बता दो कोई आयुक्त का लेटर देखा कि नीचे वो उसका नाम लिखता, कभी तुमने कोई हेडमास्टर का लेटर देखा कि नीचे वो उसका नाम लिखता। जो ओहदा किसी भी वक्त बदली किया जा सकता है, उस ओहदे का कभी नाम नहीं लिखा जाता, वो ओहदा ही अहम होता। हाँ, मेंबर ऑफ असेंबली या कारपोरेटर ये 5 साल का फिक्स होता है, इसलिए ये नाम लिखा जाता। अब इतनी समझ है नहीं, बातें बड़ी बड़ी करते। अब वो बोलते कि हम एफडीओ में गए, इनका तो कोई दुकान का पेपर ही नहीं है। अरे यार, एफडीओ में नहीं रह सकता वो पेपर, वो रजिस्ट्रार ऑफिस में मुझसे पूछ लेते, मैं बता देता कि उसकी ऑफिस रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ जाएंगे तुमको पेपर मिलेगा। तुम जा ही गलत जगह रहे, तुमको समझ ही में नहीं आता कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। तो सवाल ये है, वो बोलते चेयरमैन का नाम लिखा, प्रोटोकॉल है, नाम नहीं लिखा जाता, वो होता 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, यानी उसकी कोई टर्म फिक्स टर्म नहीं है, इसलिए नाम कभी नहीं लिखते हो। जोड़ अच्छी बैठ जाएंगी ठेकेदारों से, या तो बरसरे इक़्तिदार के साथ जब तालमेल अच्छा रहेंगे तो काम भी अच्छा होगा, ऐसा बोलते। कुछ लोग तालमेल बैठा भी रहे ना, बीच में है ना, कुछ लोग तालमेल बैठा रहे। एक सीधी सी बात है कि यार तुम्हारे पास 4 सरकारी हॉस्पिटल है, ये बीमारी चलते रहने वाली है, एक हॉस्पिटल को कोविड कर दो और जो भी 2, 4, 5 ये मरीज निकलते रहेंगे वो चलते रहेंगे। तुम प्राइवेट